गर्मियों का मौसम यानी तेज चिलचिलाती हुई धूप का मौसम, तेज गर्म हवाएं यानी लू का मौसम, कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं का मौसम, बर्फ के गोले और आइसक्रीम खाने का मौसम, गर्मी यानी छुट्टियों का मौसम, बच्चों के अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाने का मौसम, गर्मी का मौसम यानी शादियों का मौसम। जी हाँ, हमारी ये कहानी शादियों के इसी मौसम पर है। शादी यानी दो दिलों के मिलन का मौसम, दो परिवारों के संबंधों का मौसम। शादियों में तो बच्चों की मौज हो जाती है। जहाँ उन्हें अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, वहीं वो अपने चचेरे ममेरे भाइयों बहनों से भी मिल लेते हैं। लेकिन बड़ों की तो आफत ही हो जाती है। अब चाहे वो मेरी शादी हो या किसी और की, हर शादी में मुसीबतें तो आती ही हैं। पर ये मुसीबतें लाते भी तो अपने ही लोग हैं। लेकिन अगर ये अपने लोग शादी में नहीं आएंगे तो शादी भी शादी थोड़ी ना रह जाएगी। इसीलिए इनका होना भी जरूरी है। हाँ, शादी के वक्त कुछ गिले शिकवे मन मुटाव हो जाते हैं, तो कभी कभी पुराने गिले शिकवे दूर भी हो जाते हैं। वो हल्दी का दिन था। सब लोग सुबह 6 बजे ही उठ गए थे और कुछ लोग जैसे मेरे मम्मी पापा, वो तो रात भर सोए ही नहीं थे। कुछ मेरी शादी की खुशी थी तो कुछ मेरे घर से चले जाने का गम, कुछ घर के कामों की लिस्ट तो कुछ रिश्तेदारों की डिमांड ने उन्हें रात भर सोने ही नहीं दिया था। ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदार आ चुके थे। मेरी मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा और मेरे सारे कजन्स। बच्चों की तो जैसे फौज तैयार हो गई थी। दिन भर घर में बच्चों का हुड़दंग चालू था और घर में तो हर इंसान ऐसे दिखा रहा था जैसे वो ही सबसे ज्यादा बिजी है। घर के हर कोने में खुशी बरस रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी खुशी इस शादी में नहीं, बल्कि मैं अपनी जिंदगी की खुशी किसी और इंसान में तलाश रही थी। रोहित नाम था उसका। वो इंसान जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था और जिसके साथ मैं उस दिन घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाने वाली थी। मुश्किल था अपने मम्मी पापा और भाई सबको छोड़कर उस एक इंसान के साथ चले जाना जिसे मैं सिर्फ 20 महीनों से जानती थी। लेकिन क्या करें, उस उम्र में तो यह दिल कुछ और ही सपने देखा करता था। हाँ, वो सपने असल जिंदगी से बहुत अलग होते थे, लेकिन अब उस उम्र में जिंदगी की सच्चाई का भी तो पता नहीं होता था ना। मैं उसी सोच में डूबी हुई थी कि कैसे यहाँ से निकलूं, कि तभी पापा की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये सामान यहाँ किसने रख दिया है? अरे वो खाना बनाने वालों का सामान है। अभी सामान रख कर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए और आप आराम से बैठिए यहाँ। आज शादी है और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ आराम से बैठकर गप्पे मारूं, और सारा अरेंजमेंट कौन देखेगा? अरे हो जाएगा, सब लोग लगे हैं ना काम पर। तभी मोस्ट डिमांडिंग फूफा जी ने मुंह में पान दबाते हुए कहा, अरे भाई, एक चाय और मिलेगी क्या? तभी मेरा भाई मुन्ना बोल पड़ा, गर्मी का समय है, शरबत बन रहा है ना। इतनी गर्मी में 2-2 चाय कौन पीता है? इससे पहले कि फूफा जी या कोई और कुछ बोलता, बुआ जी ने तुरंत अपनी कमान संभाल ली। बुआ जी तो बस बहाना ढूंढ रही थी तलवार उठाने का। हाँ, शादी का घर है और सुबह से सिर्फ एक चाय पिलाई है तुम लोगों ने। हमारी बिटिया की शादी में तो सुबह से शाम तक चाय बन रही थी। अरे बुआ जी, वो ठंड का समय था, ठंड में शरबत कोई नहीं पीता ना।
तभी माँ ने बात को संभालते हुए कहा, मुन्ना, जाकर अपना काम देखो। देखो खाना बनाने वाला क्यों नहीं आया, फ़ोन लगाओ उसे। आप रुकिए दीदी, मैं चाय बनवा देती हूँ, आप भी पियेंगी ना? बुआ जी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, बनेगी तो पी ही लेंगे। अरे हाँ भाभी, हमारे दामाद बाबू और सोना बिटिया आ रहे हैं। उनके रुकने का क्या इंतजाम किया है आप लोगों ने? आप चिंता मत करिए, जहाँ आप लोग रुके हैं वहाँ और भी बहुत से कमरे खाली हैं, बुआ ने बड़े रूखे स्वर में कहा। अरे नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत गर्मी है भैया, वहाँ नहीं रुकेंगे हमारे दामाद जी। अरे लेकिन हर कमरे में तो कूलर लगवाए हैं ना? तभी फूफा जी ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। अब कूलर का जमाना नहीं रहा, अब एसी का जमाना है। इसके बदले आपको होटल में 10-15 रूम कर देना चाहिए था, एसी वाले। इससे पहले कि माँ कुछ कह पाती, पापा ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, होटल में एक रूम कर देते हैं। तभी बुआ जी ने अपनी चादर और फैलाई। अच्छा, होटल में कमरा कर ही रहे हैं तो एक और कर दीजिएगा, एसी वाला। हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ गर्मी के मारे तो रात भर नींद ही नहीं आती। ये वही बुआ जी हैं जिनके खुद के घर में भी एसी नहीं है और जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी हाथ से पंखा झड़ते हुए बिताई है। लेकिन क्या है ना, लोगों को सारे नखरे दूसरों के घरों की शादी में ही दिखाने होते हैं। मैं जानती थी शादी का बजट पापा की उम्मीदें से कहीं ज़्यादा हो चुका था, और वो भी ऐसी शादी जो होने ही नहीं वाली थी। मैंने उस समय माँ और पापा का चेहरा देखा था। होटल में 2 कमरों की बात सुनकर मम्मी पापा के चेहरों पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ये चिंता हमारे बुआ जी को नजर नहीं आई। क्या करें, जब पैसों का चश्मा आंख में लग जाता है ना, तो अपनों की मजबूरियां दिखाई नहीं देती लोगों को। दिल तो कह रहा था जाकर इन एसी वालों की ऐसी तैसी कर दूं, लेकिन क्या करूं, थी तो मेरे पापा की सगी बहन ही ना। तभी मुझे रोहित का फोन आया। मैंने फोन उठाते हुए धीरे से कहा, हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा? तुम्हारे पापा की परी तो आज मेरे साथ फुर हो जाएगी। मैंने खिड़की से बाहर झांककर मम्मी पापा को देखा। दोनों परेशान से अपने कुछ हिसाब किताब में लगे हुए थे कि तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे कह रहे हो तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। सच कहूँ तो उनको देखकर ऐसा लगा कि उनकी इस मुस्कुराहट पर हजारों लाखों रोहित कुर्बान कर दूं। लेकिन क्या करूं, मैं उम्र के उस पड़ाव में थी जहां प्यार अंधा होता है और वो प्यार सिर्फ अपने बारे में सोचता है। शायद इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा देर तक नज़रें नहीं मिला पाई और उनसे नज़रें हटा ली कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मौसी हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए हुए आई और बड़े प्यार से बोला, आई बिटिया, सवेरे से तक कछु नहीं खाया है लाला, नाश्ता कैले और नीचे आ जा। हल्दी के नेको चार तो शुरू होने वाले हैं, फिर ते पार्लर चले जाइए, है कि नहीं? आपने नाश्ता किया मौसी? मैं कैले हूँ बिटिया, ते हमार चिंता न कर। मेहमान नाश्ता कैले, फिर मैं और तुम्हार मम्मी आराम से बैठ के नाश्ता कर ले बे। तय कर ले आराम से बेटा नाश्ता। बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फिराते हुए उन्होंने कहा, कल हमार बिटिया ये घर का छोड़ करके चली जाए, आंगन सोना हो जाए हमार। अरे चला जल्दी जल्दी नाश्ता करा और नीचे आ जा, बहुत सारे काम हैं आज, जल्दी करा। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर गई थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा
जैसे वो रो ही पड़ेंगी। लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए मुझे गले से लगाया और चली गई। उन्हें देखकर मैं सोच में पड़ गई। ये मेरी माँ की छोटी बहन है जो सुबह से शाम तक घर के काम में लगी हुई हैं, और एक वो है मेरे पापा की छोटी बहन, मेरी बुआ जी, जिन्होंने आते से ही शिकायतों की लाइन लगा दी। कितना फर्क है दोनों में। मौसी शायद आज भी लड़की वाले होने का फर्ज अदा कर रही हैं, और बुआ जी को आज भी पता नहीं किस बात का गुरूर है। नाश्ता करके जब मैं नीचे पहुंची, देखा तो घर में तांडव मचा हुआ था। बुआ जी की प्यारी बिटिया यानी मेरी बहन अपनी फैमिली के साथ आ चुकी थी। पूरा घर उनकी आवभगत में ऐसे लगा था जैसे लग रहा था कि बारात आ गई है और दूल्हा मुंह फुलाए इधर उधर घूम रहा है, जिसे मनाने के लिए घर के सारे लोग लगे हुए थे। यहाँ लड़के वाले होने का फर्ज बुआ और फूफा जी निभा रहे थे, और दूल्हे के रूप में साक्षात मेरी बहन बैठी हुई थी। उनको गुस्सा इस बात का था कि पापा ने जो होटल का कमरा उनके लिए किया था वो उन्हें पसंद नहीं आया था। उनके हिसाब से वो कमरा बहुत छोटा था। बुआ जी ने मम्मी पापा को नीचे दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पापा गुस्से में तनमनाए हुए घर से बाहर चले गए थे, और मम्मी बुआ के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी और उस गलती की माफ़ी मांग रही थी जो उन्होंने की ही नहीं थी। मुझसे ये सहा नहीं गया। मैं माँ को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकती, और मैं बुआ से ये पूछ बैठी, क्या प्रॉब्लम हो गई बुआ जी? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? जब से आप आई हैं तब से आपकी शिकायतों की लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही है। आप अपने भाई के घर आई हैं, किसी राजा महाराजा के घर नहीं। तो हमने जो इंतज़ाम किया है अपनी हैसियत के हिसाब से ही किया है। क्यों भाभी, तुमने अपनी बेटी को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है क्या? हमें यहाँ क्या बेइज्जती करने के लिए बुलाया था आपने? मुझे तो तमीज़ सिखाई है बुआ जी, लेकिन लगता है आप सारी तमीज़ और तहजीब भूल चुकी हैं। मेरी मम्मी आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हैं, वो भी उस गलती की जो उन्होंने की ही नहीं है। आपके अलावा भी तो और भी मेहमान आए हुए हैं, उनमें से तो किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। वो सब लोग एक हॉल में उसी कूलर में एडजस्ट कर रहे हैं ना। लेकिन आपकी तो बातों से ऐसा लगता है जैसे आप एसी के बाहर निकलती ही नहीं हैं। ऋतु, तुम अंदर जाओ बेटा। तभी फूफा जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? बिल्कुल नहीं फूफा जी, हमने तो आपको शादी में शामिल होने के लिए बुलाया था, ताकि आप मुझे आशीर्वाद दे सकें और हमारी खुशियों में शामिल होकर उसे और बढ़ा सकें। लेकिन लगता है आप यहाँ आशीर्वाद देने नहीं बल्कि अपनी आवभगत करवाने आए हैं। अरे, आपने हमारी बिटिया की शादी का अरेंजमेंट नहीं देखा था क्या? देखा था बुआ जी, पापा को एक टूटी हुई चारपाई दी थी और हमारे लिए नीचे गद्दा बिछा दिया गया था। फिर भी हमने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम वहाँ आपकी खुशियों में शामिल होने आए थे, ना कि होटल के किसी एसी रूम में सोने के लिए। और वैसे भी बुआ जी, हर इंसान की हैसियत एक जैसी नहीं होती। वो कहते हैं ना, अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए, तो हम भी अपनी चादर देखकर ही पैर पसार रहे हैं। हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया। चलिए भाई, चलते हैं यहाँ से। बहुत बेइज्जती करा ली अपनी। तभी बुआ जी की प्यारी बिटिया, जो अब तक शांत बैठी थी, वो भी बोल पड़ी, मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी आपको, कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में? उनका अरेंजमेंट नहीं होगा हमारे स्टैंडर्ड का। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें जाता हुआ देखकर भी माँ ने उन्हें रोका नहीं। शायद वो भी यही चाहती थी। हाँ, लेकिन उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन शायद खुशी के, क्योंकि उनके जाने के बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ फिराया और कहा,
तू बेटी नहीं बेटा है, गुरूर है तू हमारा। जा बेटा, हल्दी के लिए जाकर तैयार हो जा। थोड़ी देर बाद हल्दी का कार्यक्रम शुरू हुआ। पापा वहीं एक कोने में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। सच कहूं तो मुझे उनसे नजरें मिलाने में डर लग रहा था, क्योंकि मैंने उनकी सगी बहन को अपनी शादी से भगा दिया था। डरते डरते मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए, मानो वो भी मेरी बात से सहमत थे। सच कहूं तो खुशी के मारे ऐसा लगा कि पापा को वहीं गले लगा लूं। कुछ देर बाद पापा मेरे पास आए और कहा, अच्छा किया बेटा, किसी के सामने झुकने की भी एक सीमा होनी चाहिए, और जिसकी तुम जैसी बेटी हो वो किसी के सामने क्यों झुके। मम्मी पापा की ये बातें दिलो दिमाग में ऐसे घूम रही थी कि उसके सामने रोहित का प्यार बहुत छोटा लगने लगा था। लेकिन क्या करें, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदा ही, हमें जाना पड़ेगा। और फिर वो समय भी आ गया जब मुझे घर से निकलना था पार्लर के लिए। लेकिन असल में हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने का समय आ गया था। हमारा प्लान यही था कि मैं पार्लर जाने के बहाने घर से निकलूंगी और हमेशा के लिए हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। इस काम में मेरा साथ दे रही थी मेरे बचपन की दोस्त मेघा। मेघा ने मेरी शादी के जोड़ों के साथ साथ मेरे कुछ कपड़े भी रख लिए थे। कार में बैठते वक्त मैंने मम्मी पापा को देखा। उनके चेहरे में खुशी साफ साफ झलक रही थी। मैंने आज तक उन्हें इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं देखा था शायद। क्या सिर्फ कुछ महीने पुराने प्यार के लिए मैं 25 साल पुराने इस प्यार को धोखा दे सकती हूँ? अपने आप से मैं यही सवाल पूछ रही थी। कार आगे बढ़ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मम्मी पापा अभी भी मुझे देखते हुए हाथ हिला रहे थे। उनकी आदत थी, जब भी मैं कहीं जाती थी तो वो ऐसे ही दरवाजे पर खड़े होकर मुझे बाय किया करते थे। मेरे जहन में उनकी ये बातें गूंज रही थी। तू बेटी नहीं बेटा है, गुरूर है तू हमारा। और जिसकी तुम जैसी बेटी हो वो किसी के सामने क्यों झुके। मैं अपने माँ बाप का गुरूर हूँ। क्या उनका ये गुरूर मैं एक झटके में चूर कर सकती हूँ? कि तभी मेरे मोबाइल पर रोहित का फोन आया। मेघा ने धीरे से कहा, ऋतु, रोहित का फोन आ रहा है। मेरी नजरें अभी भी मम्मी पापा पर टिकी हुई थी, जो अभी भी घर के सामने खड़े मुझे जाता हुआ देख रहे थे। मेघा ने दोबारा कहा, ऋतु फोन उठाओ, रोहित का फोन आ रहा है। मैंने फोन काटते हुए बस इतना कहा, कौन रोहित? हाँ, मैं अपने माँ बाप का गुरूर हूँ, और ये गुरूर किसी एक इंसान के लिए तोड़ा नहीं जा सकता। और उस दिन मैंने हमेशा के लिए रोहित को अपनी ज़िंदगी से विदा कर दिया था।